सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के इस सेशन में। आज जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट। इसमें हम बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और उसके साथ ही हम जानेंगे आपका नेशनल इनकम के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, या पर कैपिटा इनकम, जीडीपी ग्रोथ रेट किसे कहते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो समझते हैं, ज़्यादा देरी न करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को की मीनिंग की अगर बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट कवरिंग द इंटायर इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक स्टडी है एग्रीगेट कवरिंग, यानी कि पूरा कवर करती है आपका एंटायर इकोनॉमी को, यानी पूरी इकोनॉमी, एंटायर इकोनॉमी को कवर करती है। फॉर इंस्टेंस टोटल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पूरी इकोनॉमी के अंतर्गत जो है कितना एम्प्लॉयमेंट है, एंड नेशनल इनकम कितने हैं, एंड नेशनल आउटपुट कितना है, एंड टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन एंड टोटल सेविंग कितना है, एंड एग्रीगेट डिमांड क्या है, यानी कि पूरी इकोनॉमी में जो है जो समग्र मांग है वो क्या है, एंड आपका एग्रीगेट सप्लाई क्या है, जनरल प्राइस लेवल क्या है, वेज लेवल क्या है, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी एक्सेट्रा का इसमें जो है स्टडी किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से जो है कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है वो है आपके पहला टोटल एम्प्लॉयमेंट, एंड नेशनल इनकम क्या है, एंड नेशनल आउटपुट क्या है, एंड टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, टोटल कंजम्पशन क्या हो रहा है, टोटल सेविंग क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, जनरल प्राइस लेवल क्या है, वेज लेवल क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट किस प्रकार से है, और उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज किस प्रकार से होता है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी किस प्रकार से है। इस चीज का जो है अध्ययन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। इट इज एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स, यानी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये एग्रीगेट इकोनॉमिक्स है, यानी समग्र अर्थव्यवस्था होता है। Thus, macroeconomics is concerned with the behavior of the economy as whole, इनकी पूरी अर्थव्यवस्था के व्यवहार का अध्ययन कौन करता है, वो कहता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी समष्टि अर्थशास्त्र। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या मेजर डिफरेंस है, इसके बारे में समझते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टडी करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद इंडिविजुअल यूनिट्स, यानी कि इसमें जो है इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी किया जाता है या डील किया जाता है, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेट्स, यानी समग्र का अध्ययन किया जाता है, एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइमरली कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय इंडिविजुअल यूनिट्स, यानी कि किस प्रकार से एक इंडिविजुअल के रिसोर्सेज का एलोकेशन किस प्रकार से किया जाएगा, यह जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक एग्रीगेट्स, यानी इकोनॉमिक एग्रीगेट्स का इसमें जो है अध्ययन किया जाता है। द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी कि जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल प्रॉब्लम होती है वो प्राइस को किस प्रकार से डिटर्मिनेट किया जाता है, यह एक सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद जो थर्ड है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का, द सेंट्रल प्रॉब्लम इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है इनकम को किस प्रकार से अर्न किया जाए और एम्प्लॉयमेंट किस प्रकार से निर्धारण हो जाए, यह जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक सेंट्रल प्रॉब्लम होती है।
And main tools of microeconomics are demand and supply। यानी कि मेन टूल जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का टूल होता है वो होता है आपका डिमांड एंड सप्लाई क्या है। एंड फोर्थ जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन टूल है ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इसमें इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और क्या कहते हैं आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई क्या है। उसके बाद बात करते हैं आपका नेशनल इनकम, यानी कि नेशनल इनकम किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में यानी कि एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया जाता है बाय ए कंट्री, वही जो है आपका नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय कहलाती है। Thus, it is the net result of all economic activities of country during a period of 1 year and is valued in terms of money। इसका जो वैल्यू होता है मनी के टर्म में वैल्यू होती है, यानी कि इस प्रकार एक वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी देश की सभी आर्थिक गतिविधियों का शुद्ध परिणाम नेट रिजल्ट और पैसे के संदर्भ में इसका मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि नेशनल इनकम का जो इवैल्यूएशन किया जाता है वो किया जाता है आपका मनी के टर्म में। उसके बाद डिफरेंट व्यू ऑन नेशनल इनकम बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट, यानी कि अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने नेशनल इनकम के बारे में अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया था, उसके बारे में हम समझते हैं। पहला जो व्यू है आपका मार्शल का डेफिनेशन, तो समझते हैं मार्शल ने नेशनल इनकम की क्या डेफिनेशन दे रखी है। अकॉर्डिंग टू Marshall defined national income or national dividend in the following way: the labor and capital of a country, यानी कि जो एक किसी कंट्री के पास जो भी लेबर होते हैं या कैपिटल होते हैं ऑफ ए कंट्री, वही जो है आपका नेशनल इनकम होता है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि लेबर एंड कैपिटल ऑफ ए कंट्री को किसने नेशनल इनकम माना है, तो किसने माना है, वो माना है आपका मार्शल ने। उसके बाद दूसरे जो इकोनॉमिस्ट थे वो थे आपका पिगू के अनुसार अकॉर्डिंग टू एसी पिगू नेशनल इनकम इज दैट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कम्युनिटी इंक्लूडिंग ऑफ ए कोर्स इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम अब्रोड विच कैन बी मेजर्ड इन मनी, यानी कि जिसको जो है मेजर किया जाता है आपका मनी के टर्म्स में। यानी एसी पिगू का कहना है कि राष्ट्रीय आय समुदाय के उद्देश्य आय का वह हिस्सा है, यानी किसी कम्युनिटी के आय का वह हिस्सा है जिसमें निश्चित रूप से विदेशों से प्राप्त आय शामिल है, जिसे पैसे में मापा जाता है, यानी कि फॉरेन से जो भी अर्निंग होती है उसको भी इंक्लूड किया जाता है अकॉर्डिंग टू पिगू। एंड उसके बाद अगला है आपका फिशर का कहना है कि टू फिशर अडॉप्टेड कंजप्शन एज ए क्राइटेरिया ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि कंजप्शन को लिया था उन्होंने नेशनल इनकम का क्राइटेरिया। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है या आपसे जो है मिलान करने में क्वेश्चन आ सकता है कि मार्शल दे दिया जाएगा, फिर पिगू दे दिया जाएगा, फिर फिशर दे दिया जाएगा, और वहां पे लेबर एंड कैपिटल ऑफ ए कंट्री दिया जाएगा। फिर उसके बाद नेशनल इनकम इन मेजर इन मनी के टर्म्स एंड कंजप्शन दिया जाएगा। तो कंजप्शन जो दिया था वो दिया था आपका फिशर ने, एंड पिगूज ने दिया था आपका मनी के टर्म्स, एंड मार्शल ने दिया था लेबर एंड कैपिटल ऑफ ए कंट्री। एंड अगले है आपका मॉडर्न डेफिनेशन प्रोफेसर लिप्से एंड क्रिस्टल से दैट नेशनल इनकम इन जनरल इज द वैल्यू ऑफ द नेशनल टोटल आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ द इनकम जनरेटेड बाय द प्रोडक्शन ऑफ दैट आउटपुट, यानी कि जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं या मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं उनमें आता है आपका प्रोफेसर लिप्से एंड
Crystal say that national income in a general is the value of the nation's total output, यानी किसी भी देश के टोटल आउटपुट को उन्होंने जो है एंड वैल्यू ऑफ द इनकम जनरेटेड बाय द प्रोडक्शन ऑफ द आउटपुट, वही जो है क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपका नेशनल इनकम। उसके बाद अगला आया था आपका अकॉर्डिंग टू फ्रोइन जो है एक मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे। नेशनल इनकम इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर अर्निंग फ्रॉम करंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। फ्रोइन का कहना है नेशनल इनकम इज द समीशन है ऑफ ऑल फैक्टर अर्निंग फ्रॉम करंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी राष्ट्रीय आय वस्तुओं और सेवाओं के वर्तमान उत्पाद से सभी कारक आय का योग होती है। सम ऑफ ऑल फैक्टर अर्निंग फ्रॉम करंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। उसके बाद हम जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। डिफरेंट टाइप की जो नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। पहला, नेशनल इनकम इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर, यानी कि नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय इज सम है टोटल फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर के अंतर्गत जो भी फैक्टर इनकम अर्न किया जाता है। उसके बाद हम समझते हैं फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होता है उसके बारे में, क्योंकि अगर हमें जो है इनकम को समझना है तो हमें फैक्टर इनकम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एंड ट्रांसफर इनकम या स्थानांतरण आय जिसे कहते हैं वो क्या है समझते हैं। फैक्टर इनकम इज द इनकम अर्न बाय रेंडरिंग सम वर्क, यानी कि फैक्टर इनकम क्या है कि जो किसी कार्य को प्रदान करके अर्जित की जाती है, यानी रेंडरिंग सम वर्क, यानी किसी कार्य को करके जो अर्न किया जाता है। इट इज पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसर टू द हाउस होल्ड, यानी कि वह निर्माता द्वारा परिवार को किया जाने वाला भुगतान है, यानी इट इज पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसर टू द हाउस होल्ड। इट इज एडेड इन नेशनल इनकम, यानी कि फैक्टर इनकम को ऐड किया जाता है आपका नेशनल इनकम में। एंड उसके बाद है अगला ट्रांसफर अर्निंग या ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम इज द इनकम विच इज अर्न विदाउट रेंडरिंग एनी वर्क, यानी कि जो ट्रांसफर इनकम होते हैं इसमें इसको जो विदाउट वर्क के द्वारा रेंडरिंग किया जाता है। एग्जाम्पल ओल्ड एज पेंशन एंड स्कॉलरशिप, यानी कि जो ओल्ड एज पेंशन होती है या स्कॉलरशिप होती है ये ट्रांसफर इनकम में इंक्लूड किया जाता है। It is income which is received by a person as help, donation or charity etc. It is not added in national income, यानी कि जो फैक्टर इनकम होती है फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जा सकता है, बल्कि जो ट्रांसफर इनकम होती है इसको जो है इट इज नॉट एडेड इन नेशनल इनकम। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, तो कौन सी इनकम को इंक्लूड किया जाता है, फैक्टर इनकम को, और ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ट्रांसफर इनकम में जो है क्या आता है आपका, एक तो ओल्ड एज पेंशन आता है, स्कॉलरशिप आती है एंड एक्सेट्रा, जो भी सब्सिडी दिया जाता है वो आता है ट्रांसफर इनकम में। फैक्टर इनकम के बारे में समझते हैं कि कौन कौन से फैक्टर इनकम है या साधन आय जिसे कहते हैं। तो फैक्टर इनकम की अगर बात करें, पहला आता है आपका फर्स्ट फैक्टर होता है लेबर, सेकंड होता है लैंड, थर्ड होता है कैपिटल एंड फोर्थ होता है आपका इंटरप्रेन्योर। यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अगर बात करें, फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। पहला होता है आपका लेबर, सेकंड होता है आपका लैंड एंड थर्ड होता है आपका कैपिटल एंड फोर्थ होता है आपका इंटरप्रेन्योर। तो लेबर को जो मिलती है वो वेजेस दिया जाता है लेबर को, एंड लैंड को जो है रेंट प्रोवाइड किया जाता है, और कैपिटल को जो है इंटरेस्ट दिया जाता है, और उसके बाद जो इंटरप्रेन्योर होता है उसको जो है
प्रॉफिट मिलता है किसी भी वर्क को करने में। नॉर्मल रेसिडेंट, उसके बाद समझते हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट किसे कहते हैं। ए रेसिडेंट इज सेड टू बी ए पर्सन, एक रेसिडेंट इज सेड टू बी ए पर्सन और इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरली रेसिडेंस इन ए कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन द कंट्री। यानी एक निवासी को एक व्यक्ति या संस्था कहा जाता है, या एक निवासी को एक व्यक्ति या संस्था कहा जाएगा जो आमतौर पर किसी देश में रहता है और जिसका आर्थिक हित का केंद्र उस देश में स्थित है। यानी कि ए रेसिडेंट इज सेड टू बी ए पर्सन और इंस्टीट्यूशन, यानी कि एक रेसिडेंट, एक निवासी को आपका एक व्यक्ति या संस्था कहा जाएगा हु ऑर्डिनरली रेसिडेंस इन ए कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन द दैट कंट्री, यानी उस कंट्री में उसका जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। He is called a normal resident since he normally lives in the country of his economic interest, यानी उसे सामान्य निवासी कहा जाता है क्योंकि वह जो है सामान्यतः अपने आर्थिक हित के देश में रहता, अपने आर्थिक हित के देश में रहता है। The period of stay should be at least 1 year or more, यानी जो ठहरने की अवधि होती है, द पीरियड ऑफ स्टे शुड बी एटलीस्ट 1 ईयर और मोर, यानी 1 ईयर से ज्यादा होना चाहिए। स्टेइंग फॉर मोर देन ए ईयर एंड हैविंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट, एग्जाम्पल अर्निंग, स्पेंडिंग, अकुमुलेशन आर द 2 नॉर्मल कंडीशन फॉर बिकमिंग ए नॉर्मल रेसिडेंट, यानी 1 वर्ष से अधिक समय तक रहना और आर्थिक हित वाले कमाई जैसे अर्निंग करना, उस कंट्री में अर्निंग करना, स्पेंड करना, खर्च करना, अकुमुलेशन करना, किसी में जो है अकुमुलेशन करना धन को, वेल्थ को, आर द 2 नॉर्मल कंडीशन फॉर बिकमिंग ए नॉर्मल रेसिडेंट, यानी जो नॉर्मल रेसिडेंट के लिए 2 कंडीशन है। कौन कौन से? या तो वो अर्निंग कर रहा हो उस कंट्री में, या जो है आपका स्पेंडिंग कर रहा हो, या आपका अकुमुलेशन कर रहा। फॉलोइंग पॉइंट्स नीड टू बी ए नोटेड, यानी कि जो एक नॉर्मल रेसिडेंट होता है वो निम्न बिंदुओं को फॉलो करता है। फॉलोइंग पॉइंट्स नीड टू बी ए नोटेड, किन किन को फॉलो करता है नॉर्मल रेसिडेंट, समझते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट, जो नॉर्मल रेसिडेंट होता है, कवर बोथ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन, यानी नॉर्मल रेसिडेंट जो है वो कवर करता है आपका बोथ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन को। एंड सेकंड है आपका नॉर्मल रेसिडेंट इंक्लूड बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन फॉरेनर हु रिसाइड इन ए कंट्री फॉर मोर देन ए ईयर एंड हैव इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन दैट कंट्री, यानी कि सामान्य निवासी में नागरिक और गैर नागरिक, नागरिक और गैर नागरिक दोनों शामिल होते हैं। अर्थात वे विदेशी जो किसी देश में 1 वर्ष से अधिक समय से रहते हैं और उस देश में आर्थिक हित रखते हैं, यानी फॉरेनर जो किसी कंट्री में रेसिडेंट हैं लेकिन वहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट रखते हैं, आर्थिक हित रखते हैं, तो उसे ही जो है नॉर्मल रेसिडेंट भी कहा जाएगा। मोर देन 1 ईयर। इंटरनेशनल बॉडीज लाइक वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बॉडी कौन कौन से होती हैं, लाइक वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नॉट कंसिडर रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इन विच दीज ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स बट आर treated as residents of international territory. However, the staff of these bodies are treated as normal resident of the country in which the international body operates. यानी जो विश्व बैंक है या वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों को उस देश का निवासी नहीं माना जाता है जिसमें ये संगठन संचालित होते हैं, लेकिन उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के निवासी के रूप में माना जाता है। इन विच दीज ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट बट आर ट्रीटेड एज ए रेसिडेंट ऑफ
इंटरनेशनल टेरिटरी, यानी कि उनको जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र कहा जाता है। For example, international body like World Bank Health Organization located in India is not normal resident of India, but America working in its office for more than a year will be treated a normal resident of India। यानी एग्जाम्पल के लिए है कि जो आपका भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत का सामान्य निवासी नहीं है, लेकिन क्या होता है कि इसके कार्यालय में एक वर्ष से अधिक समय तक काम करने वाले अमेरिकियों को भारत के सामान्य निवासी के रूप में माना जाता है। उसके बाद डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। उस डोमेस्टिक टेरिटरी किसे कहते हैं? ऑफ ए कंट्री। इसके बारे में समझते हैं। इकोनॉमिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी। इकोनॉमिक जो टेरिटरी होती है या क्षेत्र होता है वो होता है आपका जियोग्राफिकल टेरिटरी।